इरादा कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना चाहेगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. हेलो एवरीवन, मैं साइमा आप सभी का वाईडीएफ मंथली जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं वाईडीएफ के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। वाईडीएफ सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज। योगदान फाउंडेशन, a non-profit Indian trust registered in 1985, has been dedicated to supporting children living with type 1 diabetes since 2009. Over 900 children have been registered with YDF, of whom 550 plus currently receive regular support, while many former beneficiaries are now independent, leading healthy lives with successful careers and families. Our reach: medical support, insulin, strips, HbA1c camps, and health checkups. Education and awareness, training on insulin dosing, diet and diabetes management, yoga and mental well-being, yoga classes, HHS, holistic health sessions, programs for kids and teens. Supporting over 650 plus active T1DM children, 950 plus children benefited over the year. Doctors, diabetes educators, psychologists, yoga instructors, volunteers, and doctors work together for every child. Our mission: ensuring that every child with type 1 diabetes receive the care, education, and emotional support needed to live a healthy and confident life, because no child should suffer due to lack of insulin. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं योगदान फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड ट्रस्टीज से। मिस्टर रमी छाबरा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड प्रेसिडेंट ऑफ योगदान फाउंडेशन, एंड मिसेस बिंदिया छाबरा, वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑफ योगदान फाउंडेशन। आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज कम। थैंक यू साइमा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की मीटिंग में। और हम हर बार की तरह एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, फूड, इंसुलिन और स्ट्रेस। ये तीनों एक ऐसी चीजें हैं कि जो कारण बनते हैं कहीं ना कहीं हमारी शुगर का फ्लैक्चुएशन का, कभी हाई का कभी लो का। तो व्हाट कॉज ऑफ माय हाई शुगर, तो ये क्वेश्चन हम सभी का ही होता है, हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का, जो अक्सर वो अपने डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। तो इसी टॉपिक को और विस्तार से जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता जी के साथ, जो आरएमएल से पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। और तीनों के ऊपर ही हमारे साथ स्पेशल और एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, जो अब मिस्टर रवि कुमार है, डाइटिशियन है पानीपत से सिविल हॉस्पिटल से। इंसुलिन के साथ ही एक T1D की लाइफ पूरी थ्रू आउट चलती है, और वो उसके साथ ही सीखता है हर तरीके से। और जब वो सीख जाते हैं तो वो एक्सपर्टीज सभी बच्चों के काम आती है जो उनको फॉलो कर रहे हैं। उसमें आज हमारे साथ है मिस्टर हर्ष कोहली, जो कि खाली अपना ही नहीं, अपने एक लव वन का भी मैनेज करते हैं। और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो ऐसी समस्याओं को सामना करते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं, और किस तरीके से वो हमें राय भी अच्छी तरीके से दे सकते हैं ताकि हम उसको मैनेज करें। अक्सर देखा गया है कि डाइट अच्छी लेने के बाद भी, इंसुलिन सही लेने के बाद भी हमारा स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं शुगर बढ़ता ही रहता है। तो क्या कारण होते हैं, क्या उसमें हमारी कंडीशंस होती है बॉडी को लेकर के, माइंड को लेकर के। तो इसके लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सृष्टिपुरी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर मीटिंग में एक कोई ना कोई स्टोरी हम जो लेके आते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि खाली टाइप 1 को मैनेज करना ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी के साथ जुड़ना और किस तरीके से उसको लेके आगे बढ़ना। तो उसी के साथ आज जो हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं, एक ऐसी मदर हैं, जब उनकी बच्चे को डायबिटीज हुई तो उनका भी वही हाल था जो सभी मदर्स और पेरेंट्स
फादर फील करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और जब वो किसी तरीके से उसको मतलब समझ भी लेते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करने की कोशिश करते हैं, तब एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती। और उसकी वजह से जो फ्लैक्चुएशन होते हैं, वंसी होते हैं, प्रॉपर कंट्रोल नहीं होते। हम अननोन मतलब ऐसे लोगों की भी बात मान लिया करते हैं उस वक्त, और कोई भी ऐसी डायरेक्शन चुन लेते हैं जिससे हमारे बच्चे की और तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के उतार चढ़ाव के बाद हमें जब एक सही गाइडेंस मिलती है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं। उन्हीं में ही अनुपमा एक ऐसी मदर है हमारे साथ, जिनकी बच्ची सुधन्या को जब डायबिटीज हुई और उनको उन्होंने मैनेज करना सीखा, तो उन्होंने अपनी उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि कम्युनिटी में ऐसे कई बच्चे होंगे जो ये फेस करते होंगे, पेरेंट्स फेस करते होंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसी फाउंडेशन को ओपन करने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके। तो अगस्त 18 2023 में उनकी ये फाउंडेशन स्टेब्लिश्ड हुई। और अब तक देखा जाए तो 40 ऐसे बच्चे हैं जो उनके साथ रेगुलर टच हैं और ये सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो जानेंगे उनसे इसके बारे में, और उनकी जर्नी कैसे हुई और क्या कंडीशन थी जब बच्चे को डायबिटीज हुई, और उनके बच्चे से भी हम काफी कुछ कोशिश करेंगे कि बात करें। चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। First of all, I would like to give thanks for giving me this opportunity to Yogdan to share my journey with type 1 diabetes. I am Anupama Pathak, founder of Sudhanya Welfare Foundation. Sudhanya Welfare Foundation started from a very personal journey. As the mother of a child living with type 1 diabetes, I closely experienced the financial, emotional, and practical challenges faced every day by many families, which make me realize that in Northeast India, there are so many underprivileged children living with type 1 diabetes that they are struggling not only for insulin but also for proper diabetes education, which makes me inspired to establish Sudhanya Welfare Foundation in 2023, 18 August, with a vision that no child should suffer due to lack of support, education, or timely care. We have already started working at the grassroots level by giving medical counseling, educational sessions, and support for these underprivileged families. And we strongly focus on the necessity of basal bolus therapy along with the SMBG and proper diabetes education. Only then can a person prevent, reduce, and reduce the risk of hypoglycemia, decay, achieve better glycemic control, and get a reasonable quality of life. So as a mother, I believe and closely observe that type 1 diabetes is beyond insulin, because taking insulin 4 times in a day is not a choice, it is a necessity for survival. So along with empathy, they need emotional and social and mental support too, so that they can lead a healthy life. That's all. थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपकी, वो जब बच्चे को डायबिटीज हुई तो क्या क्या आपने वो सारी चीजें फेस की। सुधन्या है यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली है? सबसे पहले जो आपका जो स्ट्रगलिंग और जो चैलेंजेस पीरियड थे वो मेरे लड़की ने फेस किया हुआ था स्कूल और कॉलेज में। जैसे कि सबसे पहले हुआ था आपका बॉडी शेमिंग, क्योंकि ड्यू टू आपका पोर शुगर कंट्रोल और लेक ऑफ नॉलेज, उसका जो बॉडी था कम्प्लीटली मतलब स्किनी हो गया था, नो मसल्स। फिर उसके दोस्त, इवन जो उसके स्कूल टीचर्स थे, वो भी मीन्स आपका मोक करते थे, जस्ट लाइक सेइंग दादी अम्मा, नानी, और इवन जैसे कि सी इज इन इंसुलिन पम्प, और समटाइम्स सी यूज सेंसर आल्सो एंड टेकिंग ग्लूकोमीटर इन स्कूल. So some class teacher used to mock her by saying gadget girl, device girl. तो इस टाइप का कमेंट मतलब मैक्सिमम मेरे लड़की को स्पेशली इन स्कूल में उसको रेगुलरली मतलब सुनना पड़ता था. तो यही एक कारण था कि कॉन्फिडेंस है. तो मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि ओनली टेकिंग इंसुलिन इज नॉट सफिशिएंट. जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है, स्पेशली स्कूल और कॉलेज में मतलब ये स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने देखा हुआ है कि बच्चे ज़्यादा टाइम आपका स्कूल में ही आपका स्पेंड करते हैं. तो उस हिसाब से अगर टीचर या तो फिर उसका फ्रेंड्स टाइप 1 डायबिटीज़ को लेकर अगर कोई अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये टाइप का आपका
कॉमन मतलब स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब सुनने को मिल ही जाता है आपका। तो आप काफी बच्चों से अब जुड़ चुके हैं, क्या ऐसी ही हाँ सिचुएशन आपने देखी? और कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि वो आपसे काफी कुछ सीख करके आज बड़े मतलब एक्सपर्ट भी हैं, रिलैक्स भी हैं, स्ट्रेस फ्री हाँ भी हैं? हाँ, देखिए सबसे पहले मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2023 से, और तब से लेकर मे बी आज तक मैं सीख ही रही हूँ। जब मैंने 2023 में स्टार्ट किया हुआ था, तब मेरे पास बच्चे थे, 4 बच्चे। अभी जैसे कि आपका बच्चे अभी 40 से भी ज़्यादा बच्चे अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का जो मेन अचीवमेंट है सुधन्या वेलफेयर फाउंडेशन का, वही है कि जब बच्चे हम लोग के पास आते हैं, कीटोएसिडोसिस का एनरोल हुए हैं सारे बच्चे, कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को लेकर अभी तक कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन या तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस लेकर कुछ जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू, ये सब फिलहाल अभी नहीं है। और गुड। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप 4 टाइम्स इंसुलिन लगाने से ही सफिशिएंट नहीं है। सपोज आपने इंसुलिन लगा लिया, पर जो इंसुलिन मैनेजमेंट जो है, मैं बच्चों लोग को ये रिपीटेडली बोलती हूँ कि एसएमपीजी आपको 4 टाइम्स करना ही करना है। आपको अगर आपका खुद का शुगर अगर मालूम नहीं होगा, आप आपने जैसे कि लंच कर लिया, डिनर कर लिया, आपने फिर इंसुलिन ये मतलब आपने सॉरी लगा लिया आपने, तो आपको अगर अंदाजा ही नहीं है कि आपका शुगर लेवल कितना है, फिर प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए आपका 2 महीने पहले मैंने जब हेल्थ चेकअप कराया हुआ था, कुछ कुछ बच्चों का आपका HbA1c बहुत ज्यादा आ रहे थे, जस्ट लाइक आपका 11 और 12। तो मैंने वहां से वही सीखा हुआ है कि एसएमबीजी के साथ आपका प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस इज मस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये चीजें। और इसी वजह से आज का टॉपिक भी हमारा इसीलिए जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्टीज है जो हम जानेंगे। तो सुधन्या है आपके साथ? सुधन एक्चुअली उसका ट्यूशन चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो आज हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब करते ही ऑब्वियसली, कि उनको बहुत प्राउड होगा आपके ऊपर। और हमारे यहाँ भी काफी बच्चों के मदर्स हैं, उन्होंने भी आपकी तरह मतलब नॉट ए फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन नॉट ए इजी टास्क, पर उन्होंने अपनी इस चीज को जिम्मेदारी बना लिया है कि हमने कम से कम कुछ बच्चों को, कुछ मदर्स को वो एक्सपर्टीज देनी है जो उन्होंने सीखी है। और इसी तरीके से कम्युनिटी ग्रो होती है, कम्युनिटी बढ़ती है। और मैं उन सभी माताओं का और बच्चों का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा अनुपमा जी। आप हमारे से कनेक्ट रहिए, और हम चाहेंगे कि आपकी फाउंडेशन और ग्रो हो, काफी अच्छे बच्चे आपके साथ जुड़े और वो भी आपके इस कार्य में सहयोग दें, क्योंकि योगदान फाउंडेशन भी ऐसे ही बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है जो इस फाउंडेशन को आज साथ में रखता है हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के टॉपिक को बढ़ाते हैं, और मैं आमंत्रण करूंगा डॉक्टर हमारे वीके गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं योग ध्यान फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए एक अवसर दिया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 से बहुत भिन्न है। जैसे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादातर वयस्कों में होता है या अधिक उम्र वालों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ 90 से 95% जो डायबिटीज़ बच्चों में होता है वो टाइप 1 होता है, और इसको मैनेज करना काफ़ी जटिल और काफ़ी कठिन है। परंतु ये है कि इसका इलाज हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप स्लाइड्स स्लाइड्स बिल्कुल शेयर करें। और बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइप डेफिनेटली। 1 डायबिटीज़ के इस अभी बच्चे से मिलके मुझे काफ़ी सही लगा, और मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये बीमारी मैनेज करना कोई सिंपल कार्य नहीं है। दिन में कम से कम 4 बार इंसुलिन देना और 4 बार कम से कम शुगर चेक करना अपने आप में काफ़ी जटिल कार्य है। लेकिन और योग ध्यान फाउंडेशन इसमें बच्चों के लिए बहुत मदद कर रहा है। हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को इंसुलिन उपलब्ध कराने में, उन्हें ग्लूकोज टिप्स देने में और उनकी काउंसलिंग करने में, तो ये बहुत बड़ा रोल है। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लिए एक संक्षिप्त स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। हम आगे देखेंगे कि इसमें पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, और ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। टाइप 2 जो होती है वो मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, क्योंकि
इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है टोटली, तो इसका जो इलाज है वो जीवन भर बाहर से इंसुलिन लेना है, वही इसका इलाज है। आज की डेट में अभी तक इंसुलिन देने के लिए हमारे पास कोई गोली नहीं है। हालांकि एक इनहेलर करके एफ्रीजा इंसुलिन अभी अप्रूव्ड हुई है एडल्ट्स में, लेकिन अभी बच्चों में उसका FDA अप्रूवल नहीं आया है। तो आज की डेट में इसका जो इलाज है वो जीवन भर इंसुलिन ही है, चाहे आप उसे सिरिंज से लें, इंसुलिन पेन से लें या फिर इंसुलिन पंप से लें। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बच्चों में 90 से 95% तक टाइप 1 डायबिटीज़ ही होता है, और रेयर डायबिटीज़ भी होते हैं, बट अब मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ ही है। नेक्स्ट, मैंने जैसे आपको कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो वयस्कों में अधिक होता है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इसके दादाजी को, इसके चाचा को, इसके ताऊ जी को भी डायबिटीज़ है, बट वो तो गोली लेते हैं, सुबह शाम गोली खाते हैं, और कभी कभी शुगर चेक कर लेते हैं हफ्ते में 10 दिन में। आप कह रहे हैं कि इसको तो डेली 4 बार कम से कम लगाना पड़ेगा और 4 बार शुगर जांच करनी पड़ेगी। तो ये अंतर है कि वो जो वयस्कों में होने वाला डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें शरीर इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है, जो कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्टेट होती है। ये जनरली एडल्ट्स में होता है, और जो मोटापे वाले हैं उनमें ज़्यादा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, तो उसमें गोलियां कारगर होती हैं। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में होता है, युवाओं में होता है, शरीर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता, इसलिए इसका इलाज केवल इंसुलिन ही है। नेक्स्ट, तो इसमें एक्चुअली शरीर में क्या होता है? एक्चुअली शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। कोई भी जब हमें बीमारी होती है तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्षमता है वही हमारी पैंक्रियाज को डैमेज कर देती है। तो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो वो इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो यही है, आप ये देख पाएंगे कि इंसुलिन अगर शरीर में ना हो तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो सकती है, तो ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर नहीं जा सकती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता है, उसको यूटिलाइज कराता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी, वही कंडीशन जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो कई तरह के हो सकते हैं। कुछ नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो वो वाले ट्रिगर जब एक पैंक्रियाज को अटैक करते हैं, शुरू में तो पैंक्रियाज थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बनाता है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। धीरे धीरे क्या होता है कि इंसुलिन बनाना कम हो जाता है, शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो स्टेजेस होते हैं इसके, जो कि क्लिनिकल स्टेज, लेटेंट स्टेज होता है, क्लिनिकल स्टेज होता है। शुरू में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वही जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ में चेक करते हैं, जो कि पैंक्रियाज को डैमेज कर देती हैं। तो इसलिए जब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस शुरू में होता है, हम लोग उस समय एंटीबॉडीज़ कराते हैं। उस समय एंटीबॉडीज़ की यील्ड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शरीर में 1 या 2 एंटीबॉडीज़ जनरली प्रेजेंट होती हैं उसमें। बाद में वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। बाद में क्या होता है कि इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। आप जैसे ग्राफ में देख रहे हैं कि धीरे धीरे गिर रहा है और शुगर बढ़ रही है। सी पेप्टाइड समाप्त, मतलब इस शरीर में इंसुलिन जो सीक्रेट होता है उसका एक साथ में हार्मोन होता है, साथ में जो उसका होता है सी पेप्टाइड। तो उससे हम देख सकते हैं कितना इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है एंडोजिनस। तो सी पेप्टाइड बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और शुगर बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है। तो यही स्टेज होता है, इसमें जाके डीके भी हो सकता है बाद में डायग्नोसिस में, तो इससे डायबिटीज हो जाती है। नेक्स्ट, तो लक्षण पहचानने की मैं बात करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज के जो सामान्य लक्षण हैं, जिनको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहते हैं डॉक्टरी भाषा में, बहुत ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा पेशाब करना, भूख ज़्यादा लगना और वजन कम होना। तो बहुत ज़्यादा प्यार, अचानक से बच्चे बिस्तर गीला करने लगेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेशाब होगी, बीच बीच में उठ के जाने लगेंगे। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, भूख भी लगेगी, आंखों से धुंधला दिख सकता है। और इस स्टेज में अगर हम उनको डायग्नोज ना कर पाए तो वो धीरे धीरे कीटोसिडोसिस में पहुंच सकते हैं। तो बीमारी को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। तो 3 ऑस्मोटिक सिम्टम्स मैं कहूँगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड वेट लॉस। ये ध्यान में रखें कि कोई बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गया है, बहुत ज़्यादा पेशाब करने लग गया है, रात में उठ के बिस्तर बार बार पेशाब जा रहा है या बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है, तो उसकी शुगर अवश्य चेक कराएं। या उसका वेट, अचानक से वेट लॉस होना कम हो गया है, वेट लॉस ज़्यादा हो गया है,
एक्चुअली जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाती शरीर में तो फिर धीरे धीरे उसका वेट कम होने लगता है बच्चे का। तो ये ऑस्मोटिक सिम्टम्स इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका मुख्य इलाज हमने पहले भी स्लाइड्स में बात की थी कि मुख्य इलाज केवल इंसुलिन ही है, प्रतिदिन इंसुलिन लेना। इसको हम मल्टीपल डेली डोजेस कहते हैं। बेसल रेजिम भी हम बताएंगे आगे जाके। और बार बार शुगर चेक करना, इसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर्स भी कहते हैं, SMBG। उसके लिए हम अपने डायबिटीज़ के बच्चों को चार्ट भी देते हैं, जिसमें सुबह खाली पेट शुगर चेक करना, फिर लंच से पहले, फिर डिनर से पहले और रात में बेड टाइम मिनिमम 4 बार शुगर चेक करने को कहते हैं। हालांकि जब बच्चा बीमार हो या कोई दिक्कत होती है तो और ज़्यादा बार चेक करनी पड़ सकती है। तो नियमित शर्करा जांच और प्रतिदिन इंसुलिन इंजेक्शन, मल्टीपल डेली डोज इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आदमी बच्चा ब्रेकफास्ट भी करेगा, लंच भी करेगा, डिनर भी करेगा, और उसको बेसल इंसुलिन की भी रिक्वायरमेंट होती है शरीर में। तो डॉक्टरों से नियमित जांच, समय पर इंसुलिन लेना, और कभी भी इंसुलिन अपने आप ना बंद करें। यह बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसका मेरे से पहले भी जो आए थे उन्होंने बात की थी। वो कंडीशन केवल उसी सब में होती है जब इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं किसी कारण से। जैसे कई लेमेंस होते हैं, कई आपने देखा होगा रोड साइड पे कहते हैं कि हम बीमारी जड़ से ख़त्म कर देंगे, इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बाबा लोग होते हैं जिनको हम कहेंगे कि वो लोग मिसगाइड करके इंसुलिन छुड़वा देते हैं। तो इंसुलिन ना होने से शरीर में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और वही डीके करते हैं। तो अगर बच्चा इंसुलिन लेता रहेगा तो कम से कम डीके नहीं होगा। शुगर मैं मानता हूँ उसकी शुगर बढ़ी रह सकती है अगर इंसुलिन कम पड़ जाए तो। इंसुलिन किसी भी हालत में बंद ना करें, वो आगे भी हम बताएंगे थोड़ा बहुत इसमें कि इंसुलिन आपको बंद नहीं करना है किसी भी झांसे में आके, किसी भी बाबा का या किसी भी रोड साइड वाले से। नेक्स्ट, इंसुलिन के प्रकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इलाज इसका इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन हमारे पास कई तरह के आते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 2 तरह के इंसुलिन यूज़ करते हैं बच्चे में। एक तो हम बेसल इंसुलिन देना चाहते हैं जो कि 24 घंटे थोड़ी थोड़ी इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो कि बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। मैंने आपको पहले भी बताया इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो वो हम बेसल इंसुलिन कवर करते हैं, जो कि हम लैंटस, ग्लार्जिन, डिग्लूडेक भी आता है, डेटिमेर आते हैं, इस नाम से आते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग ग्लार्जिन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो लगभग 24 घंटे चलता है, 22 से 24 घंटे। और खाने की जो हमारी शुगर की पीक्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से कवर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम लोग ये फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस बॉडी में अपने आप हो रहा होता है उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। यही काम आजकल हम इंसुलिन पंप से भी कराया जाता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इंसुलिन पंप 6.5-7 लाख की एक डिवाइस आती है, वह भी इंसुलिन देने का ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई चमत्कार हो जाएगा, बट ये है कि वो इंसुलिन रेगुलेट कर देती है। और अब क्लोज्ड लूप पंप आ गए हैं हमारे पास, जो कम होने पे, शुगर कम होने पे अपना रेट रोक देते हैं इनफैक्ट, और शुगर हाई होने पे बोलस डोज भी दे देते हैं। यही काम हमें खुद करना होता है शुगर देख के। तो शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए हम इसको बेसल बोलस रेजिम भी कहते हैं। बेसल इंसुलिन एक कवर करता है 24 घंटे के लिए, और बोलसिस जो हमारे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के होते हैं उसको हम बोलस से कवर करते हैं। तो उसमें हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन में ये है कि उसको आधे घंटे पहले कम से कम लगाना पड़ता है, 30 से 40-45 मिनट। और रैपिड एक्टिंग आजकल इंसुलिन एनालॉग हमारे पास कुछ ऐसे आ गए हैं जो हम बिल्कुल खाने के साथ दे सकते हैं, या खाने से 5-10 मिनट पहले लगा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बता नहीं सकते कितना खाना खाएंगे। बड़ा बच्चा फिर भी कह सकता है कि आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, 3 रोटी खाऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए रैपिड एक्टिंग एनालॉग ठीक रहेगा, क्योंकि वो हम खाना खाने के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जिसमें बच्चा खाना ना खा रहा हो और इसको हम इंसुलिन लगा चुके हैं, और बच्चे के पेरेंट्स इस समय काफ़ी परेशान है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, तो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि इनकी जो कीमत है वो रेगुलर इंसुलिन से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यही इंसुलिन प्रकार का हमने ग्राफ दिखाया है, जिसमें हम देख रहे हैं ग्लार्जिन जो लगभग पीक लेवल इंसुलिन है, लगभग 24 घंटे काम करता है, देख सकते हैं आप 0 से। तो मैं ये कहूँगा 22 से 23 घंटे तो बहुत अच्छा काम करता है। 24वें 1-2 घंटे पहले इसका असर थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। इसी में एक डिग्लूडेक भी आता है जो लगभग 42 घंटे काम करता है, बट दोनों एज इफेक्टिव है। डिग्लूडेक थोड़ा कीमत उसकी ज़्यादा है, और ग्लार्जिन जो 24 घंटे लगभग काम कर लेता है, वो एक बेसल इंसुलिन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और तीव्र एक्टिंग हमारे जो इंसुलिन है लगभग 3 से 4 घंटे ये चलते हैं। जो रैपिड एक्टिंग होते हैं जैसे हमारे लिस्प्रो हो गए,
एपिड्रा हो गई, ग्लूलाइसिन हो गई। और रेगुलर इंसुलिन जो हमारा 4 से 6 घंटे काम करता है, जो हम इसमें पीक देख सकते हैं इसका, कि आधे घंटे बाद पीक आता है और 4 से 6 घंटे जो हमें आधे घंटे पहले लगाना पड़ता है। एक और इंसुलिन होता है जिसको हम एनपीएच कहते हैं, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है, बट हम ज़्यादातर अपने बच्चों में इसको नहीं यूज़ करते हैं। हमारी जो रिकमेंडेशन है इस पैड की वो भी यही कहता है कि बेसल बोलस रेजिम ही यूज़ किया जाए। प्री मिक्स्ड इंसुलिन हम लोग बच्चों में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतने फिजियोलॉजिकल नहीं होते हैं और हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जबकि बेसल बोलस रेजिम में हम रेगुलेट कर सकते हैं इंसुलिन को। अगर दिन में ज़्यादा खाना खाया है, किसी ने खाना ओमिट कर दिया है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होती है कि हम इंसुलिन को कम अधिक कर सकें। वो इसके बारे में, जब हम आहार के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा। नेक्स्ट, तो बेसल बोलस इंसुलिन मैं अभी बोलता रहा हूँ आपको, इंसुलिन पंप भी मैंने बताया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इंसुलिन जो लगातार निकलती रहेगी, जिसको हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, और 3 बोलसिस आप देख रहे हैं। हालांकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, जो हमारे मेजर मील्स होते हैं। हालांकि बीच में भी स्नैकिंग सब लोग करते हैं थोड़ी बहुत, तो हम, लेकिन अगर 5-6 इंसुलिन डेली लगाएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हम कोशिश करते हैं स्नैकिंग हम जो थोड़ी कम करें, या फिर ऐसे खाने खाएं जिनसे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ताकि हमें मिनिमम 3 बार इंसुलिन बोलस देना पड़े और 1 बार बेसल। तो ये जो रेजिम है वो सबसे सही काम करता है, जिसमें स्कूल जाने वाला बच्चा भी कवर कर सकता है, 3 बार लगा सकता है। और 1 बार जो लेंटस है वो चाहे तो रात में 10 बजे एक फिक्स समय पे लगा सकते हैं, 9:30 बजे, 9 बजे भी वो अपनी दिनचर्या के अनुसार उसको नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो एक छोटी सी बात है। इंसुलिन लगाने के स्थान हो सकते हैं, बाँह हो सकती है, जांग हो सकता है, पेट हो सकता है, नितंब हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकिन रोटेट करके लगाना होता है। एक ही जगह बार बार लगाएंगे तो कई बार गांठें डेवलप कर जाती हैं, जहाँ से इरेटिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो इंसुलिन कम एब्जॉर्ब होता है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि लगा रहे हैं फिर भी इंसुलिन का असर नहीं आ रहा है। बच्चों में हम जनरली बाहें अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उनका फैट मास थोड़ा कम होता है। तो रात वाली इंसुलिन मैं कहूँगा वो अपनी जांघों पे लगा सकते हैं, और दिन वाली जो इंसुलिन है वो पेट के आसपास लगा सकते हैं, नाभि से 3-4 अंगुल छोड़ के चारों तरफ लगा सकते हैं। और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो थोड़ा बहुत रोटेशन के बारे में अवश्य बताते हैं कि घुमा घुमा के लगाना है। इनफैक्ट कई तो कंपनी प्रोवाइडर्स किट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो व्हील बनाया होता है कि घुमा घुमा के लगाएं। और जहाँ तक हो सके ये जो पीछे वाला भाग होता है हमारा, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट, ये पीछे वाला जो हमारा भाग है उसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, तो वहाँ ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले होता है, तो वहाँ पे काफ़ी धीमा हो जाता है, सबसे धीमा होता है इनफैक्ट जो हमारा पीछे का आप देख रहे हैं। और सबसे तीव्र होगा आपके जो एब्डोमेन पे, क्योंकि वहाँ पे फैट कम होता है थोड़ा नाभि के आसपास। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आप जांघों के आसपास लगा सकते हैं, तो क्योंकि हम उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लोली चाहते हैं। इसके रेट भी अलग अलग होते हैं। हालांकि आप इंसुलिन जांघों पे लगा लें, उसके बाद साइकिलिंग करने लगें, गर्म पानी से नहा लें, तो कई बार एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो जाता है। वो थोड़े कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, बट जनरली हम रोटेट करके इसको यहाँ पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, हाँ, लगाने से आप जरूर कहेंगे कि नीडल फोबिया एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को भी आप, बच्चे को तो छोड़िए, एडल्ट भी इंसुलिन लगाने से कतराते हैं। कितने सारे हम एडल्ट्स देखते हैं डायबिटीज से, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 गोली बढ़ा दो लेकिन इंसुलिन रहने दो। आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वो 2 गोली बढ़ाने को कहेंगे डोज बढ़ा दो, 1 गोली हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें इंसुलिन पे मत डालिए, हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। तो इंजेक्शन, लेकिन मैं आजकल कहना चाहूँगा कि पहले के समय और आज के समय में अगर आप अब नीडल देखेंगे जो इंसुलिन की 32 गेज की नीडल होती है, 4 mm। इतनी पतली नीडल होती है कि ना के बराबर पेन होता है। इनफैक्ट अगर आप ये नीडल किसी को गलती से चुभ जाए तो उसको जस्ट ऐसे लगेगा कि क्या हो रहा है। आप खुद करके देख सकते हैं, हमने खुद ये देखा हुआ है पेशेंट्स को लगाते हुए, सिखाते हुए। तो नीडल में दर्द बिल्कुल नहीं होता है, ये काउंसिल करना होता है, बिल्कुल मामूली सा दर्द होता है। आजकल की जो नीडल्स आती हैं बहुत पतली आती हैं, और योग ध्यान वाले हमारे बच्चों को ये नीडल्स उपलब्ध भी करा रहे हैं, जिससे वो नीडल से इंसुलिन दे सकते हैं और उनको ग्लूकोज स्ट्रिप्स भी दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं उनका काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी संस्था जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के लिए जो आगे आई है, मैं इनफैक्ट अपना जब डीएम कर रहा था पीडियाट्रिक एंडो में, तो वहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ में एक संस्था थी, एक्ट 1D, एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़, जो बच्चों को इंसुलिन अवेलेबल कराती थी, उनको स्ट्रिप्स देती थी, उनको पेन देती थी। तो ऐसी संस्था मैं दिल्ली में आके ढूंढ रहा था। जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैं अपना डीएम कोर्स खत्म करके आया एंडोक्राइनोलॉजी में, तो मेरे को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल में कई बार इंसुलिन खत्म हो जाती है
आपको पता है उसमें प्रोक्योर करने में क्लरिकल टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लगता है, और इनफैक्ट पेन हमारे यहाँ मिल भी नहीं रहे हैं। वो वायल वाली इंसुलिन आती है जिसको सीरेंज से बार बार निकाल के बच्चे लगाते हैं, वो कितना तकलीफदायक है मैं जानता हूँ। डोज भी कई बार गलत लग जाती है, बार बार बच्चे निकाल रहे हैं फिर भर रहे हैं, जबकि पेन से अगर आप दें तो पेन से सिर्फ डायल करिए और लगाइए। तो पेन तो मैं बेसिक कहूँगा कि हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को पेन से इंसुलिन लगाना सीखना चाहिए और करना चाहिए, और योग ध्यान इसमें बच्चों की बहुत मदद कर रहा है। तो पेन को तो अब मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि ये पहले की बात हो गई। ना के बराबर पेन होता है, वो सिर्फ हमें बच्चे का भय निकालना होता है, और धीरे से लगाना है। लगाने के बाद 20 तक मन में गिनना है, तुरंत लगाते ही नहीं नीडल निकाल देनी है, क्योंकि इंसुलिन स्पिल ओवर हो जाता है। पता चलेगा कि आपने 20 यूनिट इंसुलिन लगाई है लेकिन 10 यूनिट ही पहुंची है, तो शुगर बढ़ेगी ही। तो ये बहुत सारी टाइमिंग करनी होती है। बबल निकालने के लिए हम इंसुलिन एक बार दबा के देख लेते हैं कि ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, और हमारे सारे काउंसलर इसको बताते हैं, योग ध्यान में भी, हमारे हॉस्पिटल में भी। नेक्स्ट, रख रखाव पे तो जनरल बातें ही करेंगे। आजकल तो सबको पता है कि इंसुलिन को फ्रिज में नीचे रखा जा सकता है, डोर में रखा जा सकता है, लेकिन बर्फ वाले खाने में और ट्रे में कभी मत रखिए, क्योंकि इंसुलिन अगर उसमें रखें तो जम के खराब हो जाएगा। जब भी हमारे इंसुलिन में कोई क्लाउडी हो जाएगा या सस्पेंशन आ जाएगी तो वो खराब हो गया, क्योंकि जो सस्पेंशन वाला इंसुलिन होता है, एनपीएच या मिक्सटार्ड टाइप जो इंसुलिन होते हैं, वो हम बच्चों में जनरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों में जो इंसुलिन यूज़ होते हैं वो जनरली क्लियर इंसुलिन होते हैं। तो और क्लियर इंसुलिन, और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खुला हुआ पेन भी 30 दिन तक कम से कम आराम से रखा जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, बस उसको धूप से थोड़ा बचा के रखना होता है। हमने जो पीजीआई चंडीगढ़ में कुछ स्टडी की थी, हमने ये देखा था कि इंसुलिन की इफेक्टिविटी 1.5 महीने बाद भी काफ़ी रहती है। तो 1 महीने तक तो उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे फ्रिज आजकल सब जगह है, नहीं भी है तो उसको मटके में डाल के रख सकते हैं, और आइस पैक्स भी होते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो बड़ी ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज़ इसमें जो टॉपिक में आप देखेंगे, मेरी शुगर ज़्यादा क्यों है, तो उसके कई कारण होते हैं। खान पान ज़्यादा होता है, तो शुगर ज़्यादा होने के मैं कहूँगा या तो खाना आपने ज़्यादा खा लिया है, या तो इंसुलिन कम पड़ गई है, या कोई बीमार है बच्चा जिसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या वो इंसुलिन नहीं लगा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे इंसुलिन नहीं लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम इंसुलिन लगा रहे हैं। ये चीज़ हालांकि अगर पेरेंट्स सही से कंट्रोल रखें तो ये चीज़ें कम होती हैं। व्यायाम और बीमारी का असर डेफिनेटली होता है। व्यायाम जब भी करते हैं जब शुगर नॉर्मल होती है, 100 से 230-40 के बीच में होती है, तभी व्यायाम करना है। और व्यायाम के समय अगर शुगर पहले ही लो है तो एक हम स्नैक्स दे देते हैं कि कुछ स्नैक्स लेके व्यायाम जरूर करना चाहिए, बट शुगर चेक करनी चाहिए। शुगर चेक करनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, हमारी कोई भी फेब्राइल कंडीशंस जो होती हैं, उसमें बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि वो पानी भी कम पी रहा होता है, उसकी शुगर भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन या बीमारी शरीर में होती है, तो शरीर का मैकेनिज्म, शरीर की इम्यूनिटी उसको लड़ने के लिए कोर्टिसोल, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है उससे लड़ने के लिए। तो ये हार्मोन क्योंकि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन से शुगर को बढ़ाते हैं। और क्या होता है कि पेरेंट्स इसमें इंसुलिन देना भी बंद कर देते हैं, तभी ये कंडीशंस होती है डीके। एक तो शुगर ऑलरेडी बढ़ रही है, ऊपर से आपने इंसुलिन भी बंद कर दी, बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है, वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड भी हो रहा है, तो डीके हो जाता है और समस्या गंभीर हो जाती है। तो बीमारी में दोनों तरह की हो सकती है, शुगर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फेब्राइल कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो होती हैं वो शुगर बढ़ाती हैं। जैसे स्ट्रेस में कोर्टिसोल सिक्रीट होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, रिएक्टिव मैकेनिज्म होता है। और दूसरी चीज होती है एक बीमारी जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जिसमें वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा खा नहीं रहा है, ऐसे में शुगर डाउन भी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा होता और शायद कुछ भी देना, पानी पिया, उल्टी कर दी। तो ऐसे में क्या होता है कि शुगर की जांच ज़्यादा करनी होती है, कीटोन भी देखने होते हैं। अगर शुगर 250 से ज़्यादा हो जाए तो कीटोन भी चेक कर लीजिए आप, और कोशिश करिए उसको पानी पिलाते रहिए ताकि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। और शुगर कई बार जब बहुत कम हो जाती है उसमें शुगरी डोसेस भी देने पड़ते हैं, उसके लिए हम मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट, हाँ, लेकिन इसमें जैसा लिखा है इंसुलिन देना ना बंद करें। बेसल वाला इंसुलिन तो हर हाल में देना ही है, और ये जो वाला इंसुलिन है जो हमारा बोलस वाला है उसको हम कम अधिक करते हैं शुगर के लेवल देख के। अगर शुगर ज़्यादा आ रही है तो करेक्शन डोज देते हैं। करेक्शन डोज हम आगे बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। और भोजन और नाश्ते का तो असर होता ही है। अब देखते हैं, हम कहते हैं खाली पेट करो, खाने के 2 घंटे बाद करो जब शुगर अपने पीक पे होती है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट युक्त हम भोजन खाएंगे उतनी तेजी से शुगर बढ़ती है। और आपको पता ही है हर चीज़ का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आप जलेबी खाएंगे और अगर आप खीरा खाएंगे और शुगर नापेंगे तो डेफिनेटली जलेबी खाने वाले ग्रुप में
रसगुल्ले खाने वाले ग्रुप में शुगर ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तुरंत शुगर रिलीज कर देते हैं, फाइबर भी नहीं होते हैं उसमें। तो हम यही कहते हैं कि बच्चों को जिनको खाना है वो फाइबर के वाली चीज़ के साथ थोड़ी शुगर खा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल प्लेन शुगर ना हो। और एकदम शुगर वाली जो चीज़ जैसे ग्लूकोवीटा होती है या ग्लूकन डी होती है, जूसेस तभी देते हैं जब हमें शुगर तुरंत बढ़ानी होती है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें हम अपने पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को रूल ऑफ 15 समझाते हैं कि 15 मिनट बाद शुगर तुरंत चेक करनी है, 15 ग्राम का स्नैक्स देना है और उसको तुरंत ठीक करना है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा को मिठाई खिलाएं या चॉकलेट खिलाएं, उस समय ग्लूकन डी या ग्लूकोवीटा की टैबलेट्स देखें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है एक इमरजेंसी होती है। बहुत तेजी से शुगर डाउन होने पे बच्चे को कोमा में भी जा सकता है और सीजर और दौरे भी आ सकते हैं। हालांकि ग्लूकागॉन भी इसके लिए रखने की हम सलाह देते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम अपने पेशेंट्स को नहीं बता पाते हैं, उसकी एक्सपायरी भी थोड़ी शॉर्ट होती है। तो सबको कार्बोहाइड्रेट भोजन बढ़ा देता है और उसी में बीमारी में हमें क्योंकि बार बार शुगर चेक करनी होती है और उसी के अनुसार इंसुलिन देना होता है। नेक्स्ट, करेक्शन फैक्टर वो होता है जो हम अतिरिक्त इंसुलिन देते हैं। इसके बारे में हम एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो करेक्शन फैक्टर है वो रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से ही देना है। जो बेसल इंसुलिन है उसको 24 घंटे के लिए यूज़ करना है, और करेक्शन फैक्टर क्योंकि हम उसी समय शुगर कम करना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखें सारे पेरेंट्स कि उसको हम लॉन्ग जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे एपिड्रा हो, चाहे वो ग्लूलाइसिन हो, चाहे वो लिस्प्रो हो या फियास्प हो या लिमजेव जो अभी आ गए हैं लिस्प्रो, तो वही देने होते हैं। तो उसको नापने के लिए वो हम करेक्शन फैक्टर भी बता देते हैं। जैसे अमूमन अगर नहीं भी कैलकुलेट कर पाए तो 6 साल से कम के बच्चे में एक रफली 1 यूनिट 100 mg शुगर को कम करता है, और 6 साल से ऊपर के बच्चे में वो 50 यूनिट कम करता है। ये एक रफ कैलकुलेशन है, हालांकि वेट के हिसाब से हम एक थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बट आप कम से कम 200 से उसको 180 से कम तो ले आए, जो हमारा टारगेट है। हम जो इंसुलिन का चार्ट देते हैं उसमें टारगेट भर के भी देते हैं कि खाली पेट 70 से 130 140 रखनी है, और हर समय बाकी 70 से 180 होनी चाहिए। रात को सोते समय 90 से 180, क्योंकि उसके बाद बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि रात में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। नेक्स्ट, आहार में बदलाव की मैंने बात की। हरी सब्जियां जितनी मर्जी ले सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को कहता हूं कि आप 2 कटोरी सब्जी खा लीजिए, 3 रोटी खाने के बजाय 2 रोटी और 2 कटोरी सब्जी खा लीजिए। कोई सब्जियां फाइबर युक्त होती हैं, उससे शुगर उतनी नहीं बढ़ती है। साबुत अनाज आपने देखा होगा, मिलेट, रागी, जितने मोटे अनाज हैं वो सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम होता है, फाइबर्स होते हैं, तो उसमें शुगर काफ़ी धीरे से बढ़ती है, ना के बराबर। फल आप ले सकते हैं, सीमित मात्रा में फल ले सकते हैं, फल में फाइबर भी होता है। कुछ फल होते हैं जैसे जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, लीची हो गई, इसमें थोड़ी होता है। बाकी अमूमन फल आप जैसे संतरा हो गया और अमरूद हो गया, सेब, ये ले सकते हैं। पानी हर समय पर्याप्त पानी पीना है, वो चाहे बीमारी की अवस्था में और ज़्यादा पानी पीना है। भोजन को कोशिश करें निश्चित समय पर करें, क्योंकि आप इंसुलिन लगाकर ही भोजन कर पाएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, तो आप वैसे नहीं खा सकते हैं। आप खाने से पहले आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। और अत्यधिक मीठी वाली चीज़ें बचें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। हमारा बच्चा पार्टी भी करेगा, अपना बर्थडे भी मनाएगा, दूसरों के बर्थडे पे भी जाएगा, किसी की शादी में भी जाएगा, पार्टी पे भी जाएगा वंस इन ए वाइल, तो उसमें वो एक्स्ट्रा इंसुलिन लगाएगा, वही करेक्शन फैक्टर होता है। क्योंकि अडल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो इतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों के लिए, तो वो बता देते हैं 7 7 7 8 ऐसे लगाइए, क्योंकि वो उनके पास इतने ज़्यादा पेशेंट टाइप 2 के हैं कि वो टाइप 1 के लिए नहीं डिवोट कर सकते हैं। तो वो एक प्लान बना के दे देते हैं कि 7 यूनिट लगाइए 3 बार, रात को 10 लगाइए, तो फिक्स रहता है। वो ये बता नहीं पाते हैं एक्चुअली समय की कमी के कारण कि अगर पार्टी पे जाएगा तो 3 यूनिट या 4 यूनिट या 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो हम बताते हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर मैंने थोड़ी इसमें बात की थी। ये वही है कि 1 यूनिट इंसुलिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है हमारा शुगर कितनी कम करेगा, उसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी होता है 1800 बाई टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन, और एक रफ फार्मूला मैंने आपको बता भी दिया है। 6 साल के कम के बच्चे में लगभग 100 mg पर डेसीलीटर 1 यूनिट, और उससे ऊपर में लगभग 50। हालांकि ये 40 और 30 35 ऐसा भी हो सकता है बच्चे के इंसुलिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उदाहरण के लिए अगर ISF 50 है तो इसका मतलब है 1 यूनिट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देने से शुगर 50 के करीब कम हो जाएगी। ये आपका डॉक्टर तय करके बताएगा, स्वयं ज़्यादा ना करें इसको। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन अनुपात ये है कि 1 यूनिट इंसुलिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रलाइज कर देगी। ये भी हम निकालते हैं इसको 500 से, और
टोटल डेली डोज को डिवाइस करके। तो जैसे ICR अगर 10 है तो हम कहेंगे अगर भोजन में 10 ग्राम कार्ब है तो उसके लिए 1 यूनिट इंसुलिन चलेगा, और 50 ग्राम कार्ब है तो 5 यूनिट इंसुलिन, जैसे कि एक कैलकुलेशन करके दिखाइए। ये भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट। तो मुख्य टोटल जो खुराक होती है बेसल बोलस रेजिम बोलते हैं, एक बेसल इंसुलिन होती है, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर को कवर करने के लिए बोलस इंसुलिन होती है, हाई शुगर को करेक्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर होता है, और कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन रेशियो हमारी देखने के लिए होती है कि हम कितने जो ग्राम्स ले रहे हैं उसमें कितनी कार्ब्स है। हालांकि वो कैलकुलेशन एक बड़ी कठिन है, इसको हम कार्ब काउंटिंग भी कहते हैं। तो भोजन का बोलस लेना है, करेक्शन डोज लेनी है, बेसल इंसुलिन देनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करना है, और टोटल जो खुराक होती है वो टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन हमारी कितनी लग रही है उससे हम कैलकुलेट करके फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट। तो मुख्य बातें हैं कि इंसुलिन कभी ना छोड़ें, जैसे मैंने आपको बताया है। डीके ये ही वो समस्या है जिससे कि बच्चे की जान भी जा सकती है और उसको अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह माने, इंसुलिन ना छोड़ें। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर हमारा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज कहूंगा मैं इसे। जब तक आप शुगर जांच नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा शुगर कितनी है। 100 शुगर है या 250 शुगर है, बच्चा सेम ही दिखता है, वैसे ही खेल रहा होता है। तो जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। तो कम से कम 4 बार शुगर चेक करनी है। जब हम बच्चे को भर्ती करते हैं तो सिखाने के लिए उन्हें 7 बार भी शुगर जांच करते हैं, पैटर्न दिखाने के लिए। हालांकि अब CGMS भी आ गया है, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर से आप रात में भी देख सकते हैं शुगर कैसे जा रही है, कैसे कम हो रही है, ये खाए तो शुगर कितनी बढ़ी, रात के समय कम हो रही है, बढ़ रही है, पूरे चार्ट आ जाते हैं 14 दिन के ग्राफ, जिनको आप फोन पे देख सकते हैं, उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। संतुलित टाइम पे भोजन लेना है, क्योंकि भोजन से पहले इंसुलिन लगाना होता है। संतुलित भोजन ले, कभी कभी मीठा भी खा सकते हैं। मैंने बताया बच्चा पार्टी भी करेगा, उसी समाज में रहना है, केक भी खा सकता है, अपना बर्थडे भी मनाएगा, अपने दोस्त के बर्थडे पे भी जाएगा, उसको इन एक्टिविटीज से ना रोकें। उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा इंसुलिन दे दें ताकि वो अपने आप को एक कंस्टेंट लाइफ ना करे, उसके मन में हीन भावना ना आए। जैसे और बच्चे भी अपना बर्थडे मनाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वो बच्चा भी जाएगा। हमें करेक्शन फैक्टर उसको देख याद रखना है और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो ये तो कुछ मोटी बातें थी जो मैं अपने टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को बताना चाहता था। और योग ध्यान फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब मैं अपने हॉस्पिटल की सप्लाई अनियमित होते हुए भी अपने पेशेंट्स को कभी भी रेफर कर सकता हूँ। मेरे अस्पताल की अगर फॉर्मूलरी में इंसुलिन खत्म हो जाए, पेन ना मिल रहा हो, तो मुझे ये विश्वास रहता है कि योग ध्यान में जाके उसको शिक्षा भी मिलेगी, इंसुलिन भी मिलेगा, बच्चा रजिस्टर्ड भी हो जाएगा, उसको पेन भी मिल जाएगा और शुगर जांच करने के लिए ग्लूकोज टिप्स भी मिल जाएंगी, जो कि मिनिमम 4 बार करनी होती है। तो इसके साथ मैं सब टाइप 1 बच्चों को कहूँगा कि वो इस बीमारी से लड़ें और इससे किसी प्रकार की हीन भावना ना लाएं। संसार में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हुए हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से हैं। मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, वसीम अकरम को आप देख सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, इतना सक्सेसफुल लेफ्ट हैंड पेस बॉलर रहा है, शायद वर्ल्ड में और कोई उतना अच्छा बॉलिंग ना करता हो, स्विंग का मास्टर रहा है। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बट बच्चे खेल कूद में ध्यान रखते हैं तो बता सकते हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। किसी तरह की हीन भावना नहीं लानी है और इस बीमारी से लड़ना है और पूरी जांच करनी है। और इंसुलिन, समय पे खान पान, डॉक्टर की सलाह लेनी है और पार्टी भी कर सकते हैं और जीवन अपना सही से यापन कर सकते हैं। और अच्छा इलाज करने से हम आगे की जटिलताओं से बचेंगे, कॉम्प्लिकेशंस। आज जो हम शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं उसका फायदा हमें 5 साल 10 साल बाद दिखाई देता है। अभी पेरेंट्स पूछते हैं क्या फायदा है, बच्चा तो ठीक ही दिख रहा है हमारा, उसका फायदा आपको कुछ साल बाद दिखेगा, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उसकी जटिलताएं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, हार्ट को, नसों को, हर चीज को अफेक्ट करता है डायबिटीज, बढ़ी हुई शुगर, बट वो तुरंत नहीं दिखाई देता। जैसे लोहे में जब जंग लग जाता है वो धीरे धीरे खाता रहता है, तो बढ़ी हुई शुगर धीरे धीरे शरीर को अंदर से खाती रहती है। लेमैन लैंग्वेज में मैं ऐसा समझाना चाहूँगा और इस बात के साथ मैं अपने प्रस्तुति खत्म करना चाहूँगा और धन्यवाद देता हूँ मैं योग ध्यान फाउंडेशन को कि मुझे अपने बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ को, मैं उनके पेरेंट्स को अपने चैम्बर में बुला के टाइम देने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने खाने के टाइम्स में से 1 से 2 हमारा लंच का टाइम है, उसमें बुला के कम से कम, ताकि जो मैंने सीखा है उसका लाभ जनरल पॉपुलेशन को, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेरेंट्स को हो सके। तो इसमें आप भी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और अब समय की कमी के कारण
मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और हमें उम्मीद करते हैं कि हम आपके और उनसे भी डॉक्टर्स के उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें और उनके लिए दिन रात कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ओके, प्लीज यू कंटिन्यू योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, जो हमारे इस तरीके से कोर्स से जुड़े हुए हैं। आज की जो टॉपिक है, और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डॉक्टर रवि, और जो सोनीपत से हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि डाइट को लेकर के बच्चे बड़े कॉन्शियस भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, और बिना पूछे कभी कभी ये सोच के खा लेते हैं कि कौन देख रहा है, लेकिन उसका भुगतान पूरी फैमिली को भी करना पड़ता है हर तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिल जी, मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड लाइक आई मस्ट से कि योगधाम बहुत ही अच्छा काम कर रही है जब से मैं योगधाम ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। एंड अभी जैसे कि डॉक्टर गुप्ता जी ने हमें बताया ना कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज में कैसे क्या होता है, कैसे हमारी शुगर स्पाइक होती है। दे गेव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट टाइप 1 डायबिटीज एंड कैसे हम लाइक कार्ब काउंटिंग कर सकते हैं, या कैसे किन चीजों से एक तरह से अफेक्ट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, so we are well aware about like type 1 diabetes and फूड, इंसुलिन या फिर स्ट्रेस, है ना, तीनों ही चीज ऐसी है कि हमारे जो शुगर्स को स्पाइक कर सकती है, राइट। सो आज मैं बच्चों को 5 प्रैक्टिकल हैक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लाइक हियरिंग लॉट अबाउट टाइप 1 डायबिटीज की क्या होता है, कैसे होता है, राइट। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल हैक्स के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे कि लाइफ में या हमारी जैसे डेली रूटीन में कैसे उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कैसे हम हमारी शुगर स्पाइक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अवर शुगर्स ना। बिकॉज बच्चों को फेस करना पड़ता है। इट इज वेरी इजी टू सेट गाइडलाइंस कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हमें ना प्री बोलस जो टाइम लैग होता है उसको थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा। बिकॉज एज वी नो कि जो हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो 10 से 15 मिनट लगते हैं उनको काम शुरू करने में, राइट, इफेक्ट अपना शो करने में। बट जो हम सिंपल कार्ब्स लेते हैं लाइक राइस या कोई भी आप बोल सकते हो रोटी, या सिंपल कार्ब्स कोई भी हम ले रहे हैं, वो जैसे ही हम खाना खाते हैं विद इन मिनट्स हमारे शुगर स्पाइक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो अगर हमें अपनी ब्लड शुगर्स को नॉर्मल रेंज में रखना है तो ऑब्वियसली हमें खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले अपना इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो टाइमिंग्स है, जो पीक है हमारे ब्लड शुगर्स का और हमारे इंसुलिन का, वो मैच हो सके। सो वी हैव टू लाइक कीप इन माइंड कि कब हम खाना ले रहे हैं या किस टाइप का खाना ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा इंसुलिन है, अगर हम रैपिड बोलस इंसुलिन ले रहे हैं, वो 10 to 15 मिनट्स ट्राई करना है कि हम उसे इंजेक्ट करें, राइट। सेकेंड थिंग इज जो हमारा फैट प्रोटीन पैराडॉक्स होता है उसको हमें थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जब भी हम कोई फैट या प्रोटीन युक्त खाना लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पिज्जा लोगों को, बच्चों को बहुत पसंद आता है, या फिर पास्ता हो गया, या फिर कोई नॉन वेज आइटम हो गया, उसमें प्रोटीन और फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि ये एकदम से हमारे जो शुगर है उसको स्पाइक नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 लाइक इट टेक्स टाइम, कुछ घंटों के बाद ये जो फैट है बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, और प्रोटीन धीरे धीरे लिवर के थ्रू एक तरह से शुगर में कन्वर्ट होके वो स्पाइक करता है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारा जो इंसुलिन होता है वो ऑलरेडी तब तक पीक कर चुका होता है, उसके बाद ये हमारा शुगर का स्पाइक आता है। तो इसलिए अगर हम कोई फैट या प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है कि हम इंसुलिन लेने के बावजूद हमारा जो शुगर स्पाइक है वो हो जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जैसे पंप यूज कर रहे हैं तो हम डुअल वेव या एक्सटेंडेड बोलस का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो हम अपने डोजेस को एक तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं कि भाई कुछ डोज हमने
जब हम खाने से पहले इंसुलिन ले रहे हैं तब ले ली, कुछ डोज हमने जैसे 2-3 डोज या 1 डोज हमने बचा के रख ली कि आफ्टर लाइक खाने के जो पोस्ट मील 2-3 आवर्स में हमने वो इंजेक्ट कर ली, ताकि जो प्रोटीन और फैट के का जो एक तरह से शुगर स्पाइक होगा वो उसको कवर कर सके। देन देर इज थर्ड पॉइंट कि हमें फूड सिक्वेंसिंग पे फोकस करना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम जैसे हम कौन सा पोर्शन, लाइक देर आर सेवरल कंपोनेंट इन ए फूड, जब हम कोई भी फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, उसमें कार्ब्स होते हैं। सो कौन सा पोर्शन हम कौन सा कंपोनेंट पहले ले रहे हैं, इससे भी हमारी शुगर स्पाइक पे असर पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 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 हम कार्ब्स पहले ले रहे हैं, कार्ब्स इमिडिएटली हमारी शुगर स्पाइक करना स्टार्ट कर देता है, बट जो प्रोटीन फैट है वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, ऐसे फाइबर। सो वी कैन डू वन थिंग कि हमेशा फाइबर हम पहले लें, उसके बाद लाइक जो भी सलाद वगैरह होता है उसमें फाइबर ज्यादा रहता है, फ्रूट्स हो गए उसमें फाइबर ज्यादा रहता है, तो हम फाइबर पहले लें, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स। इस वाले सीक्वेंसिंग को हम फॉलो कर सकते हैं। इससे इजिली जो हमारा लाइक शुगर स्पाइक होगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये हर मील के साथ करना चाहिए हमें? इट डिपेंड्स ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट लाइक एटलीस्ट जैसे डे टाइम में जहाँ पे हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, हमारे इंसुलिन को भी हम चेक इजिली कर सकते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट हम ये फॉलो कर सकते हैं। देन देयर विल बी लाइक वी शुड अडॉप्ट 15 मिनट पोस्ट पोस्ट मील वॉक, है ना, जिससे एक्चुअली होता क्या है, जैसे जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो इजिली जो एक्सेस शुगर होती है हमारी ब्लड में उसको सेल्स में एक तरह से लेके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो अगर जब भी हम हैवी मील्स ले रहे हैं, सो वी शुड अडॉप्ट ए 15 मिनट पोस्ट पोस्ट मील वॉक। तो इजिली ये होगा कि जो हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है इससे। सो एक वॉक की हमें हैबिट डालनी पड़ेगी जब भी हम हैवी हैवी मील ले रहे हैं, जब भी लग रहा है कि अब हमारी मील हैवी हो गई है, इससे हमारा शुगर स्पाइक के चांसेस बढ़ गए हैं, तो वी शुड अडॉप्ट इट। देन देर विल बी लाइक फिफ्थ पॉइंट विल बी लाइक स्ट्रेस, है ना। ये स्ट्रेस इज यू कैन से इज ए इनविजिबल मील, कि आपको पता नहीं चलता है, बट इट एक्ट्स लाइक ए मील, ये आपकी शुगर स्पाइक कर देता है। कि जैसा कि डॉक्टर गुप्ता जी ने भी बताया कि जब भी हमें स्ट्रेस या फिर कोई भी डिजीज होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, लाइक कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, एंड वो क्या करते हैं, वो हमारे लिवर को एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं कि एक्सेस शुगर बॉडी में पुट की जाए, ताकि बॉडी का एक तरह से बॉडी को बैलेंस किया जाए। उसकी वजह से हमारा शुगर स्पाइक होता है। सो वी कैन डू वन थिंग कि अपना जो भी अगर हम सीजीएम यूज कर रहे हैं या मॉनिटरिंग यूज कर रहे हैं, उसको बेसिकली इन चीजों पे मतलब बीच बीच में हमें मॉनिटर करने की नीड पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम डॉक्टर के साथ यू कैन से कंसल्ट करके अपने बेसल की डोज को बढ़ा सकते हैं, राइट। एंड देन देर इज वन मोर थिंग कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, स्ट्रेस आपको लग रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें मेडिटेशन को इंक्लूड करना चाहिए। दीज आर द 5 हैक्स फ्रॉम माय साइड, एंड इसके साथ आई थिंक थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। आप बने रहिए रवि जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डाइट को लेकर के। और जहाँ पे आपने स्ट्रेस को इंक्लूड किया, तो मैं स्ट्रेस पे आज के हमारे एक्सपर्ट सृष्टिपुरी जी को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सृष्टि जी, और काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। इसी तरीके से कनेक्ट रहें। और साथ में हमारे आई थिंक आप ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, ड्राइव ड्राइव नहीं कर रही, तो मैं बात कर नहीं सकती कर हूँ, ओके। ठीक है। तो अक्सर देखा गया, जैसे रवि जी ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि स्ट्रेस हमारे साथ एक शुगर की तरह चलता है, ना कि इंसुलिन की तरह। क्योंकि इंसुलिन फिर भी 3 to 4 times दी जाती है, खाना भी 2-3 बार दिया जाता है, लेकिन शुगर का जो प्रेशर है हमारे पर बना ही रहता है, और वो खुद प्रेशर भी अपने आप में स्ट्रेस का रोल कर जाता है। तो ऐसे में आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे कि जो आए दिन के स्ट्रेस हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए, और वो क्यों कारण बन जाते हैं हमारी हाई शुगर के? प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे सब एक्सपर्ट्स के साथ हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है और क्यों है।
हमें ये पता है कि खाना कम खाया, ज्यादा खाया, शुगर पे फर्क पड़ गया, क्योंकि हम वो मेजर कर सकते हैं, हमें दिखता है। उसी हिसाब से हमें पता है कि फिजिकल एक्टिविटी, खेला, 1 घंटा खेल लिया, कम खेल लिया, ज्यादा खेल लिया, तो भी उसका असर पता चल जाता है। सिमिलरली इंसुलिन का भी। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम है और स्ट्रेस हो रहा है, या इंटरव्यू पे जाना है तो स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस इज अ डेली पार्ट हमारी जिंदगी का, जो मैनेज किया जा सकता है आजकल की लाइफ में, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेस और शुगर जो है वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, वो साथ साथ काम करता है। शुगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगा, तो इट्स कोरिलेटेड। स्ट्रेस किस तरह के होते हैं? इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, फीवर हो गया है, चोट लगी है, सर्जरी है, कोल्ड कफ है, तो भी आपका शुगर्स जो है वो ऊपर जाएगा, वो बढ़ेगा। और अगर आप इमोशंस, आप बहुत ज्यादा डायबिटीज से स्ट्रेस्ड हैं, बर्नट आउट हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं है, तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है समझना कि बॉडी का मैकेनिज्म है, ब्रेन का मैकेनिज्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो स्ट्रेस को पैदा करता है। फ्लाइट और फाइट मोड होती है हमारे बॉडी में, जो स्ट्रेस के चलते एकदम हो जाती है कि या तो हम उस सिचुएशन से भाग जाएं या उस सिचुएशन को फाइट करें। तो इन चीजों को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? अभी डॉक्टर रवि ने कहा कि आप जरूर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं कि जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, इनहेल स्लो एंड एक्सेल स्लो, जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को ये बहुत रेगुलेट करता है, ये एक बैलेंस में लेके आता है। तो इससे ये होता है कि आपकी शुगर्स जो हैं, जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स या जो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हैं, वो धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं और आपकी स्पाइक्स जो हैं वो कंट्रोल में आने लगती हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके शुगर लेवल्स हाई जा रहे हो, उस वक्त 1 सेकंड के लिए आप पॉज करिए और सोचिए, क्या ये इंसुलिन के कारण है या ये स्ट्रेस के कारण है? हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है उस दौरान। यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने ज्यादा खेल लिया, मैंने इंसुलिन नहीं ली। तो सेल्फ ब्लेम को अवॉइड करना है, और इसलिए ये असेस करना बहुत जरूरी होता है कि ये किस वजह से हमें स्पाइक आई है। तीसरी चीज, आप अपनी बॉडी को जितना मूव करेंगे, माने 10-15 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली थोड़ी सी, जस्ट टू ब्रिंग योर नर्वस सिस्टम इन अ बैलेंस स्टेट, वो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, वो कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लाने में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपकी नींद, हम लोगों ने अपनी नींद को बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, और कुछ होना हो हम नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कोई बात नहीं, लेट सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, बट ये जो क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन हमारी बॉडी में आ गई है कि किसी दिन 4 घंटे सो लिए, किसी दिन 5 घंटे सो लिए, दिस एड्स ऑन टू दैट स्ट्रेस, दिस एड्स ऑन कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आते। तो कुछ कारण तो ऐसे हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन, खाना, फिजिकल एक्टिविटी। पर कभी ऐसा होता है कि शुगर हाई जा रही है और समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जो पुअर स्लीप होती है, अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे की, हर उम्र की अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर आपकी स्लीप नहीं है, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, माने जो इंसुलिन आप लगा रहे हैं वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। लास्ट चीज मैं बोलूंगी, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, उस दौरान ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम सबको पता है कीटोन्स क्या होते हैं, कितने लोग उनको जांच करते हैं वो जानना जरूरी है। ब्लड कीटोन्स या यूरिन कीटोन्स, जो भी पॉसिबिलिटी है, ये जरूर जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक बॉडी को स्ट्रेस करता है और शुगर लेवल्स हाई जाती हैं, और जब शुगर लेवल्स हाई जाती हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ता है। लास्ट, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू द सपोर्ट ग्रुप, जो आप लोग आपस में अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट ऑल ऑफ यू हैव।
तो कभी भी हिचकिचाइए मत। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़े या सिर्फ एक दोस्त की जरूरत पड़े जो आपको इमोशनली सपोर्ट दे पाए, तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। सबसे पहले नींद को प्रायोरिटाइज करें और डेली 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई विल स्टॉप हियर। और थैंक यू सृष्टि जी, काफी अच्छी चीजें हैं जो आपने बताई। और मैं चाहूंगा कि बच्चे इसको काफी फॉलो भी करते होंगे, लेकिन अच्छा है कि उसको रखा जाए, रेगुलर लेवल पे रखा जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा है कि स्ट्रेस तो रेगुलर ही रहता है, लेकिन हम ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होकर के एक बड़े स्ट्रेस के रूप में हमारे सामने आता है। फिर उसको जब टैकल नहीं कर पाते, तो फिर अलग अलग मेडिसिन या अलग अलग एक्सपर्टीज से हमें सलाह लेनी पड़ती है। तो आज हम एक जो आज हमारे सामने नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, मिस्टर हर्ष कोहली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कोहली जी हमारे साथ आज उस ऐसे पर्सन को आज हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी लाइफ में फूड का भी काफी बड़ा रोल रहा है, ठीक है, स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो उस चीज को किस तरीके से टैकल करते हैं, उस चीज के साथ कैसे रहते हैं और अपने आप को मैनेज करते हैं। और उनकी ड्यूटी यही खत्म नहीं हो जाती, हर मेरे ख्याल से मोर देन थाउजेंड्स लोगों से आज वो कनेक्टेड है। उनकी चाहे मेडिसिन एक्सपर्टीज हो, चाहे उनका एजुकेशन लेवल हो, चाहे उनका साइकोलॉजिकल लेवल हो, हर चीज के साथ कनेक्ट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे वाईडीएफ के साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, और हर तरीके से आप कुछ ना कुछ कम्युनिटीज को प्रदान करते रहते हैं। तो आज भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप इन दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, और भी इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक यू योगदान फाउंडेशन एंड टीम वाईडीएफ मुझे मौका देने के लिए। और फूड के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि मॉडरेशन प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहता है। हमें हमेशा मॉडरेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ भी खाओ। मतलब एज एन एग्जाम्पल, गर्मियों का सीजन है, मैंगोज, आम हर बच्चे को पसंद है, किसको नहीं पसंद। बच्चा बूढ़ा हर किसी को आम खाना ही खाना है। आप खाइए आम, पर उसको एक पोर्शन एक्सचेंज कहते हैं कि आप एक रोटी कम खा लो ना भाई। और आम रात को मत खाओ, कोशिश करो दोपहर के टाइम खा लो, ताकि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे आपकी। तो उसके साथ क्या होगा, जो स्पाइक रहेगी वो कम रहेगी। आपने पोर्शन एक्सचेंज कर लिया, माने आपने एक रोटी कम खा ली और एक स्लाइस आम खा लिया। तो इसका मतलब है मॉडरेट कर रहे हैं हम चीज़ों को। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद हम हाईलाइट करना भूले, कि फूड ऑर्डर और प्रोटीन इंटेक, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर किसी के लिए, कि हमारी डाइट में प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। और ये सिर्फ दिन में एक टाइम नहीं खाना, हर मील के अंदर प्रोटीन जरूरी है। जब मैं कह रहा हूँ हर मील के अंदर प्रोटीन जरूरी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं। मतलब एज एन एग्जाम्पल, अगर आप अंडा खा लेते हैं तो उससे अच्छा प्रोटीन का सोर्स कुछ भी नहीं है। दो बॉइल्ड एग्स, कंप्लीट बॉइल्ड एग्स, आप पर्याप्त मात्रा में आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं हर खाने के साथ। जैसे कई लोग क्या करते हैं, 2-3 क्यूब्स, छोटे 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 पीसेस पनीर के दे दिए खाने से पहले। उसके बाद हमने सैलेड खा लिया, सलाद जो हमारा फाइबर आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना रोटी सब्जी पे। तो इससे क्या देखा गया है, स्टडीज भी हुई है कि हमारे जो शुगर की जो स्पाइक जाती है, मतलब शुगर जो बढ़ती है वो कम बढ़ती है। तो इस चीज को जरूर इंश्योर करें। बाकी रवि जी ने बहुत अच्छे से एम्फोसाइज किया है कि हमें प्री बोलस करना है, मतलब इंसुलिन लेने के बाद वेट करनी है। और एक बात को और अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए सब लोग, कि अगर शुगर हाई है तो थोड़ी सी वेट और कीजिए। आप लोग सब रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, तो वो लगाने के बाद आधा घंटा वेट करना की बजाय, अगर शुगर मान लो 200 या 250 है, तो आप 40 मिनट वेट कर लीजिए। आपको ये टाइम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ हर चीज हो जाती है। छोटे बच्चों में थोड़ी मुश्किल होती है, मैं उस चीज को बिल्कुल मानूंगा। रही बात स्ट्रेस के, स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते चाह के भी, लेकिन हम एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर कम कर सकते हैं। हर किसी का नेचर अलग है, हर इंसान अलग बना हुआ है। कोई किसी चीज को बड़े
लाइट तरीके में ले लेगा कि ठीक है, हो गया हो गया। और कोई इंसान उसी चीज को अपने ऊपर ऐसे हावी कर लेगा कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारे को प्रैक्टिस यही करना है कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो, हमें उस स्थिति से बाहर आना है, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और बाहर हम तभी निकल पाएंगे जब हमारा दिमाग शांत होगा। तो उसके लिए हमें बताया गया मेडिटेशन करें, अभी डॉक्टर सृष्टि ने एम्फोसाइज किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रहे हो या घबरा रहे हो, तो डीप ब्रीथ कीजिए। ये बहुत बहुत असरदार चीज है। ये तुरंत मदद करती है। तुरंत आपको लगेगा कि हाँ। फिर थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ। बच्चा घर आया, आपने शुगर चेक करी, बच्चे की शुगर निकली ज्यादा, रेंज से बाहर है, हाँ शुगर बढ़ गई, ये नहीं बोलना। वो हाँ से आगे बढ़िए और ये कोशिश कीजिए ये जानने की कि शुगर क्यों बढ़ी। बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश कीजिए कि भाई बच्चा स्कूल गया है, शायद बर्थडे बर्थडे में किसी ने टॉफी दे दी होगी, वो खा ली, तो उसको ये समझाना जरूरी है कि खाओ बेटा, घर आके खा लो और इंसुलिन के साथ खा लो। वो रिएक्शन देने अपने, वो हमें हमें सबको बंद करने पड़ेंगे। हम सब करते हैं इस चीज को। हम मना नहीं कर सकते, ना नकार सकते हैं कि हम रिएक्शंस नहीं देते। इम्पल्सिस एकदम से बोल दिया, नहीं ये तो बहुत गलत है, तेरे को पता क्या हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बोला था। नहीं, डरा के नहीं, प्यार से। तो स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, मैं फिर रीइटरेट करूंगा। लेकिन मैकेनिज्म्स हैं, तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस के साथ जीना सीख सकते हैं, जिसके लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे और इफेक्टिव टूल्स हैं। और योग ध्यान में तो अनिल जी हमारे एक्सपर्ट हैं ही हैं, योगा करवाने में सबको। तो मेरे को लगता है उनसे बढ़कर कोई इस बारे में हमारे को गाइड नहीं कर सकता, स्ट्रेस और योगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच हर जी। और थैंक यू रवि जी। अगर बच्चों, पेरेंट्स किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज हमसे कनेक्ट रहें। दूसरा, जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए रिएक्शंस, जैसे योगा में भी है कि योगा में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। लेकिन रेशियो भी बराबर या बैलेंस होना चाहिए। अगर आप डेली टाइमली सो भी रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस भी बहुत कर रहे हैं, जैसे शुगर हाई है तो उसके ऊपर एकदम शोर मचा देना, तो उसके उस बच्चों को शुगर से कभी कभी इतनी समस्या नहीं होती जितना वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। रात को हाई लो हो रही है तो कभी मैंने हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और मैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और वो अपना स्ट्रेस उस बच्चे पे उतारते हैं। तो देखिए, बच्चा टैकल करना जानता है या उसका शरीर अडॉप्ट करना जानता है कहीं ना कहीं, अगर उसको रूटीन में ये सारी चीजें हो जाएं। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो पार्ट है ही। सर, हर सर को काफी टाइम हो गया, मतलब लगभग आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स सर डायबिटीज के साथ। तो 34 सर। 34। 430। तो उसके बाद भी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर उसका समाधान नहीं मिलेगा तो वो जरूर एक समस्या का न्योता दे सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अब ये हमारी लाइफ का पार्ट बन गया डायबिटीज। छोटा सा कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है तो, लेकिन हर चीज शेयर करने की नहीं होती, उसको समझने की होती है। अगर बच्चे की शुगर हाई है तो उससे आधा एक घंटा पहले का देख लें कि क्या बच्चा दौड़ के आया है या बीच में कुछ खा लिया है या कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि ये सारे कारण कहीं ना कहीं हमारी हाई शुगर का बनते हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 30-40 मिनट्स वेट भी करें, तो हो सकता है सेटल करने में टाइम लग जाए। ऐसा ना हो आप इमीडिएट करेक्शंस डोज दे करके उसको एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दो बाद में कि फिर उसको हाइपर मैनेज करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बिल्कुल अपने घर में अवॉइड रखें और एक पैटर्न फॉलो करें जैसे हम इंसुलिन का करते हैं, रवि सर ने बताया एक डाइट का करना है, और प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जरूरत होती है।
तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और जैसे कार्ब्स के बारे में रवि जी ने भी हर जी ने भी बताया कि इमीडिएट ना लेने से अच्छा है कि पहले कुछ प्रोटीन, जैसे उन्होंने क्यूब्स के बारे में बता दिया, कुछ सलाद बता दिया, उसके बाद अपना खाना बता दिया। तो इन चीजों को फॉलो अगर हम डेली रूटीन में बना लेंगे कि इसको फॉलो भी ना करना पड़े, अडॉप्ट कर ले अच्छी तरीके से, तो हमारी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और हम चल सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं जाते जाते और कम मीटिंग फिनिश करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट से जरूर बोलूंगा कि दो दो चीजें जाते जाते आज एक मैसेज सा देके जाएं कि कैसे हम तीनों चीजों को एक साथ पैटर्न फॉलो करें। करेक्शंस के बारे में कहते हैं हर जी कि कई बच्चों को, कुछ बच्चे जो जल्दी मतलब आजकल करेक्शन सीखने लगे हैं, तो वो करेक्शन को ही पूरा इस तरीके से धारण कर लेते हैं कि सुबह से दोपहर तक में 6-5 बार करेक्शंस ले चुके होते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है? एग्रेसिव करेक्शन कभी भी नहीं लेना, कभी भी। इसका नुकसान और क्या हो सकता है, प्लीज ये भी बताएं। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली जैसे मैं समझ सकता हूँ कि जो बच्चे योगदान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इंसुलिन एनालॉग्स बने नोवोरैपिड पे नहीं है या लिस्प्रो पे नहीं है, वो रेगुलर इंसुलिन पे है। जी। अगर हम बार बार इंसुलिन लेते रहेंगे तो एक बात को समझो, स्टैकिंग होगी और एकदम से आपकी शुगर क्रैश करेगी। उसको कई बार, मतलब मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ, संभालना मुश्किल हो जाता है कि क्रैश क्रैश क्रैश। तो प्लीज अग्रेसिव करेक्शन नहीं 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 लेनी। आप ये मान के चलें कि अगर आपका जो रेगुलर इंसुलिन है उसका पीक, मतलब वो अपना पूरा जोर लगाती है 2.5 घंटे के बाद, मतलब 9 बजे अगर आपने इंसुलिन दी तो 11:30 बजे वो पूरे जोर पे काम कर रही है। उसका एक बार पीक तो निकल जाने दो। और उसके बाद भी आपको लगता है कि अगर आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है, तो ये दिमाग में रख के चलना कि 5 घंटे तक ये इंसुलिन आपकी बॉडी में काम करेगी। तो मतलब अगर आपने 5 या 6 यूनिट लिए हैं, तो 2.5 घंटे के बाद 2 ढाई इंसुलिन तो बॉडी में है ना। रेगुलर इंसुलिन की बात कर रहा हूं मैं। उसको प्लीज मद्देनजर रख के, ध्यान में रखकर ही करेक्शन डोज लेनी है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे कि, और योग ध्यान के माध्यम से भी, कि कोशिश कीजिए कि 3 महीने में एक बार आप एक सेंसर जरूर लगाएं। मैं नहीं कह रहा कि महीने में एक बार लगाएं, बट 3 महीने में एक सेंसर जरूर लगाएं। आज का टाइम है कि सेंसर 4,000 से नीचे के भी सेंसर हमें मिलने लग गए हैं। योग ध्यान के लिए स्पेशल प्राइसेस भी मिल जाते हैं, सब हो जाता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि 3 महीने में एक सेंसर जरूर लगाएं। वो मुझे लगता है, मतलब, और ये रिसर्च ने भी पॉइंट आउट करा है कि वो एक गेम चेंजर हो सकता है हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट जर्नी में। तो मैं मैं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, इसके नहीं साथ ही नहीं मैं। बिल्कुल सर, आपने एक चीज यहाँ पे डाल दी है कि योगदान फाउंडेशन के लिए स्पेशल रेट है सीजीएम के, तो हमारे काफी बच्चे सुन रहे हैं हो सकता है। क्योंकि सीजीएम 3 महीने में एक बार आपको इसलिए नहीं बोला कि आपके वो शुगर को मैनेज कर देगा, आपने अपने आप को मैनेज करना सीखना है। वो 15 दिन एक एजुकेशन सेशन की तरह चलेगा जो आपको बताएगा कि आपको आपके करेक्शंस का असर क्या हो रहा है, आपके फूड का असर क्या हो रहा है, आपके स्ट्रेस का असर क्या हो रहा है, उन सारी चीजों को सीखना और अपने आप को सही स्टेबल लेवल पे मेंटेन करना, वो सीजीएम का ये रोल है। तो वो आई थिंक वो उसकी कॉस्ट से वो 5 गुना ज्यादा दे देगा। अदरवाइज सीजीएम भी अगर हम एसएमबीजी की तरह यूज करने लग गए तो वो एक अलग ही तरीका होता है। उसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वाईडीएम में ऐसे बच्चे नहीं आते जो रेगुलर सीजीएम पे रह सकते हैं, लेकिन सीजीएम इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या प्राइस मिलेगा हमारे बच्चों को? सर लिंक्स आपको मिल जाएगा 3,250 का। आके लेके जाना होगा, होम डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, या योगदान सेंटर पे पहुंच जाएंगे। चलिए, जि, बहुत बहुत जिसमें धन्यवाद सर। जिसमें कोई भी सेंसर अगर आपका खराब होता है तो हम 8 दिन की रिप्लेसमेंट आपको दे देंगे, किसी किसी केस में 10 दिन की भी मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज है हमारे सभी बच्चों के लिए कि हाँ जी। अगर आपको ये सेंसर चाहिए तो बिल्कुल आप उत्तम नगर में जाकर के या योगदान फाउंडेशन में पहले बता करके आप ले सकते हैं ये, ताकि आपके लिए टाइम से वो सेंसर अवेलेबल करा दिया जाए। रवि जी भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे हाँ में। जी, हाँ जी। अनिल जी, एक्चुअली ना, लाइक, अच्छी चीज है सीजीएमएस टू लर्न अबाउट योर शुगर स्पाइक्स एंड या कैसे वर्क करती है बॉडी।
बट वन मोर थिंग आई थिंक आपको ना बच्चों को ये भी चीज बतानी पड़ेगी साथ में, क्योंकि मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो सीजीएमएस के हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीजीएमएस सेंसर को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। अच्छा अब जा रही है, अच्छा हाँ मैं ये कर लेता हूँ, डोज लगा लेता हूँ, अच्छा डाउन जा रही है, मैं 2 बिस्किट खा लेता हूँ। आप समझ रहे हो, मतलब वो रूटीन अपना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे आर जस्ट यू कैन से बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं सीजीएमएस के लिए, उसकी बस अपनी रीडिंग लाइफ का करते रहते डिसीजन सीजीएम के हैं। बेस यस, पे लेते हैं, हर छोटा यस, बड़ा मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो भी गलत है। यस। देखो, सीजीएमएस एक्सेस ऑफ इज एवरीथिंग इज बैड। सीजीएमएस इज नॉट अबाउट कि भाई आप उसके अकॉर्डिंग चलो, इट इज अबाउट टू लर्न योरसेल्फ कि बॉडी आपकी कैसे रिएक्ट कर रही है, फूड के बाद कैसे कितना स्पाइक जा रहा है, या हम इंसुलिन ले रहे हैं तो उससे कितनी देर में कैसे क्या आ रहा है। तो उससे क्या आप हर एक चीज का ना एक चार्ट बना सकते हो कि अच्छा अगर मैं 2 रोटी और सब्जी खाता हूँ तो मेरी शुगर इतनी स्पाइक होती है, कि भाई मैंने 6 डोज इंसुलिन लिया था तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। इट इज नॉट अबाउट कि भाई उसके साथ ही आप अपने फूड की हैबिट्स पूरा रूटीन सब कुछ चेंज कर दो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। सो दिस इज ए लाइक यू कैन से एक डिस्क्लेमर आता है ना जो हर एक चीज के साथ, सो डिस्क्लेमर आपको शेयर करना पड़ेगा सबको कि भाई डोंट हैवीली डिपेंडेंट बी डिपेंडेंट ऑन सीजीएमएस। उससे लर्न करो, उससे सीखो एंड देन अप्लाई इट, बट उसके बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। आपका दैट्स पथ प्रदर्शक है सीजीएम, आपका पथ नहीं है, आपको बिल्कुल। रास्ता दिखाएगा। एक सपोर्ट जो चाहिए, जो आपको थोड़ा और बेटर एजुकेट कर सकता है, तो उसी के हिसाब से हमें, क्योंकि वो हमारे पास रेगुलर नहीं है, तो हमें उसको खींच लेना है, सीखना है, अडॉप्ट करना है, ताकि हम उसके बिना भी उस चीज को फॉलो कर सकें और अपने एसएमबी जी के साथ अच्छा मेंटेन कर सकें। हाँ, जहाँ तक रवि जी को लेके मैं ये कहूंगा, अगर जैसे हर्ष जी ने बताया कि करेक्शन ज्यादा एग्रेसिव लेने पर, बार बार लेने पर भी शरीर को नुकसान होता है, तो अगर आपको इसको मैनेज करना ही है तो आप अपने खाने को भी करेक्ट करें, ज्यादा बेहतर है। उसका इतना शायद बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने सेकंड, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम से कम 2-4 घंटे रहेगा रहेगा, अगर आपने गलती पहले मील में कर दी है, तो जब अपकमिंग मील है उसमें आप करेक्शंस को लेकर के आगे की चीज को मेंटेनेंस सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार हमें पता लग गया, समझ आ गया इतने यूनिट से इतने हो जाएगा तो हमें इमीडिएट ले लें। आप ये भी देखें कि पहला इंसुलिन कौन सा लिया है। चलिए, थैंक यू सर। एंड सृष्टि जी, अगर बिजी नहीं है आप, तो चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द कह के जरूर जाएं। आई शेयर थिंक ट्रैफिक तो वो आई थिंक जा चुके हैं। तो थैंक यू आप सबका। मैं अभिमानी को बुलाना चाहूंगा कि मीटिंग को कंक्लूड करें। हेलो एवरीवन, थैंक यू आज की जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। और कैसे स्टार्टिंग से ही हम ये देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक था फूड, इंसुलिन और स्ट्रेस को कैसे सारे पैनलिस्ट, हीरो और हमारे स्पीकर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि आई थिंक हर बच्चे की जितने भी क्वेश्चन या डाउट वो आज इस मीटिंग में लेके आए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले आज के हीरो ऑफ द मंथ की तरफ बढ़ते हैं, अनुपमा मैम की तरफ। उन्होंने इतने अच्छे से असम में बच्चों को 2023 से संभाल रखा है, और कैसे अपने घर में अपने बच्चे को भी और बाहर भी जो बच्चे हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं उसको समझा, और उनके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है कि एक फाउंडेशन को रखना। और उसके अंदर उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया है कि सिर्फ इंसुलिन ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के अलावा जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जो सिर्फ एक बच्चे को एम्पैथी नहीं मिलनी चाहिए टाइप 1 में, इमोशनल सपोर्ट, सारी चीजें मिलनी चाहिए, उसको पर्सपेक्टिव को रखते हुए मैम ने इस फाउंडेशन को रखा। तो हम वाईडीएफ उसका बहुत सराहना करती है और आगे ही बढ़ के उनकी हेल्प भी करना चाहेगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू डॉक्टर विनोद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कैसे आपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा बच्चों को इजी लैंग्वेज में और क्लिनिकल फैक्टर्स के साथ, जो लॉन्ग टर्म में अगर
अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कैसे हाई शुगर लेवल्स हमारे को उस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकती है, तो कैसे हम बचे, कैसे हम उसको ध्यान रखें, इस बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सृष्टि मैम, आप हमारे साथ जुड़े और कितने अच्छे से आपने बताया कि जो स्ट्रेस है वो फिजिकल लेवल पे हम अलग देखते हैं और एक इमोशनल लेवल पे हम अलग देखते हैं, तो कैसे हमेशा हमारा माइंड एक फ्लाइट और फाइट के मोड पे रहता है और उससे हमारे शुगर लेवल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे आपने हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लीप, कीटोन्स, और हमें अपने आप पे ब्लेम नहीं डालना कि ये जो शुगर लेवल्स है ये मेरी वजह से हो रहे हैं। तो बेटर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बेटर टू अंडरस्टैंड योर शुगर लेवल्स, और उसके बाद आप कोई एक्शन लीजिए। सो इस चीज के बारे में बताने के लिए, जो कि आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए थैंक यू मैम। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू हर्ष सर, आप हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आज आपने इतने अच्छे से जो हमारा टॉपिक था फूड, इंसुलिन और स्ट्रेस को एक एक करके जो बताया कि मॉडरेशन पोर्शन में लेना चाहिए, फूड ऑर्डर्स को देखना चाहिए, हमें पॉज करना चाहिए पहले, उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। तो ये शायद सारे ही पेरेंट्स और बच्चों पे लागू होता है कि सबसे पहले हम 1 सेकंड का पॉज दें, उसके बाद हम किसी भी चीज पे रिएक्ट करें। सो थैंक यू सर इस चीज को रिकॉल करने के लिए और हमें बताने के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू रवि सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और हमारे को कैसे वो छोटे छोटे 5 हैक्स बताए कि हमें खाने से पहले इंसुलिन का ध्यान रखना चाहिए, हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, 15 मिनट्स की वॉक ले लेनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम रोज फॉलो करते हैं तो जो हमारी शुगर लेवल, हाई शुगर लेवल को इफेक्ट करती है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हाई शुगर को अक्सर इग्नोर करते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट हमें रिएक्शन नहीं देती है और फिर वो लॉन्ग टर्म में जब हमें देती है तब हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तो फिर उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो थैंक यू। आप यूथन फाउंडेशन से जुड़े और ऐसे ही हमारे साथ आगे जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द मीटिंग। थैंक यू सो मच हिमानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय। मच। थैंक यू एंड स्पेशल एंड थैंक थैंक देना यू। चाहूंगा डॉक्टर अंजू मैम का। और किसी कारण आज हमसे जुड़े नहीं हुए, लेकिन उनकी गाइडेंस के दौरान और बीच बीच में चलती रही हमारी चीजें। और काफी लंबे समय से जूम मीटिंग जो हमारी 2022 से जून में स्टार्ट हुई थी, जिसको ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हुए हैं, और आज भी हर तरीके से कनेक्टेड हैं डॉक्टर अंजू बिरमानी, जो कि किस किस टॉपिक को हमें लेने चाहिए वो हमें गाइड करना, और फाउंडेशन में भी कितनी चीजों को जो नई न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे अभी हमें पता चला बच्चे ज्यादा कंफ्यूज भी हैं वीकली इंसुलिन से, तो उनको भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से समझाया ग्रुप के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैम, आप इस तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू रवि सर, थैंक यू अजय, थैंक यू सृष्टि मैम एंड थैंक यू डॉक्टर विनोद गुप्ता जी और सभी पार्टिसिपेंट का जो उन्होंने आज सुना आज की मीटिंग को। आशा करते हैं कि आप आपको सीखा होगा आपने, और जो चीज आपने सीखी है वो जरूर अपने आसपास सभी बच्चों को बताएं, ताकि कोई किसी प्रकार से अगर गलती कर रहा है तो वो जल्दी से जल्दी उस चीज को समझे और अपने आप को मैनेज करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लिया इरादा कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी, कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए, कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा।
Foundation, because everyone deserves a chance at life.